फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी फॉर कटिंग एट द एज, कि मुझे टाइम नहीं दिखा तो एकदम से एज पर आकर वो रुक गया और पता ही नहीं चला। तो अभी के लिए हम क्या बोल रहे थे कि ये ग्राफ जो हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का दिख रहा है उसमें क्या क्या है। तो हमने ये देखा था एक्स एक्सिस पे इनकम एम्प्लॉयमेंट है, वाई एक्सिस पे कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है, आई लाइन आपको इन्वेस्टमेंट का ग्राफ दिखा रही है, सी लाइन आपका कंजम्पशन फंक्शन दिखा रही है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला था C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। उसमें A था ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कंजम्पशन आप मतलब कुछ भी तय करें लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल कंजम्पशन है। और B था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जो भी आपका इनकम है उससे कितना परसेंट, उससे कितने टाइम आप खर्चा कर सकते हो अपना कंजम्पशन के लिए। ओके, तो ये हमेशा 0 to 1 के बीच में रहता है। और एग्रीगेट और इफेक्टिव डिमांड का फॉर्मूला रहता है कंजम्पशन डिमांड प्लस इफेक्टिव डिमांड। ओके, इफेक्टिव डिमांड के बारे में हमने कल थोड़ा थोड़ा देखा था, जो देखा था तो उसके बारे में हमने देखा था। तो इट इज रिप्रेजेंटेड एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन एज C प्लस आई लाइन, ये जो हमें लाइन दिख रही है वो। ओके, ये जो लाइन है C प्लस आई वाली, वो बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन। एज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम इज इक्वल टू वाई। क्यों? क्योंकि हमने सर्कुलर फ्लो में देखा था, अगर आपको याद है। आपको दिखाई दे रहा है राइट मेरा स्क्रीन? ओके, सो सर्कुलर फ्लो में हमने देखा था कि जिसका इनकम है वो दूसरे का एक्सपेंडिचर होगा। तो इसीलिए एग्रीगेट डिमांड जितना है उतना ही एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होने वाला है, और जितना एक्सपेंडिचर है उतना ही एग्रीगेट इनकम होने वाला है, दैट इज अ वाई। समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है इसीलिए y दैट इज इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई। ओके, इसके साथ हमारा ये वाला ग्राफ खत्म होता है। ये ग्राफ में आपको छोटी सी भी कुछ डिफिकल्टी है क्या? अगर नहीं है तो मैं आगे जाने वाली हूँ। ओके, सो लेट्स सी कि ये एग्रीगेट डिमांड का फंक्शन हम जब यूज कर रहे हैं, हम जब उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में और क्या हमें जानना है। When the planned aggregate expenditure is greater than the available output, इसका मतलब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स नहीं है। इसका मतलब होता है जब हमने प्लान किया है, कुछ बजट किया है कि आज जाकर हम भेल खाएंगे, पानी पूरी खाएंगे, अब ये 2 डिशेस खाएंगे, तो क्या आप 1000 की नोट लेकर जाएंगे? आपके पास आजकल तो वो होती ही नहीं थी, तो 2000 की नोट लेकर जाएंगे? नहीं, आप क्या करोगे? 100 की नोट लेकर जाएंगे बाहर, क्योंकि आपको सिर्फ भेल और पानी पूरी खानी है। यार क्या वो दिन थे यार, हम जाकर भेल और पानी पूरी खा भी सकते थे। गुड ओल्ड डेज, राइट? तो अगर आपका मॅडम आता लॉकडाऊन आहे ना त्याच्यामुळे घरीच भेळ बनवायला लागते, सारखी सारखी घरी भेळ बनवून आता मला कंटाळा आलाय खरं सांगायचं तर। वो जो मतलब ऐसे यार डोंट जस्ट रिमाइंड मी। ओके, सो मतलब मैंने ही खुद को रिमाइंड कर दिया, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा तो जला दिया ही इसके बाद। ओके, सो जब प्लॅन्ड ऍग्रीगेट एक्सपेंडिचर मॅडम कॉलेज लवकर सुरू आहे म्हणजे कसं खाता येईल आपल्याला. करेक्ट आहे, आणि एक जोरदार पार्टी झाली पाहिजे बरं का कॉलेज सुरू झाल्यावर। मी तुम्हाला एवढं शिकवल्याबद्दल तुम्ही तर एक पार्टी ड्यू करताच मला, राईट? सो ओके, सो लेट्स गेट बॅक टू द नक्की मॅडम, आपण शेवपुरीचा प्लॅन करू. येस, नक्की नक्की. सो लेट्स गेट बॅक टू द प्लॅन्ड ऍग्रीगेट एक्सपेंडिचर. कारण जेव्हा भेळपुरी खायला जायचं असतं, विल टेक ओनली 100 to 200 रुपीज विथ अस. सो दैट इज अवर प्लैंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। ये इफ इट इज अ ग्रेटर देन द अवेलेबल आउटपुट, मतलब अगर भेल वाले के पास जाए या फिर आज के कंडीशन का आप देखे तो कोई आउटपुट ही नहीं है, भेल ही नहीं है सड़कों पे, या है तो कोई खाने के लिए नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमारे पास अवेलेबल आउटपुट ही नहीं है। सो एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल दिस सिचुएशन इज टर्म्ड एज एक्सेस डिमांड, मतलब भेलपुरी की डिमांड है लेकिन भेलपुरी प्रोवाइड करने वाला कोई नहीं है। एक्सेस डिमांड के बारे में आपको पता चला जब भी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आपने जो प्लान किया है वो ज्यादा रहता है, लेकिन उसके हिसाब से सप्लाई कम रहता है या फिर प्रोडक्शन कम रहता है, तो उसे बोलते हैं
एक्सेस डिमांड। ये कंडीशन बहुत बार हमें मेडिकल सेक्टर में भी दिखाई देती है। अब जब वैक्सीन आएगा तो वैक्सीन का जो भी कुछ प्रोडक्शन होगा तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा होगी, पूरे वर्ल्ड में होगी कोविड के वैक्सीन की, लेकिन शायद उसके हिसाब से प्रोविजन ना हो। और फिर क्या होता है, क्योंकि प्रोडक्शन कम है और डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब उसके प्राइसेस बढ़ेंगे। ओके, इसके बाद आता है इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। तो क्या होता है, जब भी डिमांड एक्सेस होता है सप्लाई से, अवेलेबल आउटपुट से जब आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, तब आपके इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी गैप बढ़ता जाता है, आपके प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं, इकोनॉमीत भाववाढ व्हायला सुरुवात होते। It arises because of the increased money supply due to deficit financing leading in increase in the consumption demand. बापरे, खूप जास्त इंग्लिश शब्द रे. बट हे कशामुळे होतं, कारण लोकांकडे मनी सप्लाय वाढलेला असतो, लोकांच्या खिशात पैसे असतात. आज माझ्याकडे 200 रुपये आहेत भेळपुरी खायला, पण त्यामुळे काय झालंय माहितीये का, की माझ्याकडे पैसे जास्त आहेत पण भेळपुरीवाल्याकडे सप्लाय नाहीये, त्याच्याकडे भेळपुरी प्रोव्हाइड करायला प्रोडक्शनच नाहीये, टू इंक्रीज द कंजम्पशन डिमांड. सो इसकी वजह से क्या होता है, कंजम्पशन डिमांड इंक्रीज होता ही नहीं है, सी बढ़ता ही नहीं है आपके इकोनॉमी में, और एन इंक्रीज इन द ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ऑल्सो, क्योंकि प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो भेलपुरी वाला अपनी गाड़ी खोलेगा ही नहीं, तो भेलपुरी वाला कुछ इन्वेस्टमेंट, मतलब वो जो कुछ भी मटेरियल यूज करता है, जैसे वो चिंचेचं पानी, चुरमुरे, जो भी कुछ रहता है, वो सब वो लाएगा ही नहीं, पूरिया वो सब कुछ लाएगा ही नहीं, तो मतलब इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगा उसके हिसाब से, तो सी बढ़ नहीं रहा है, आई भी बढ़ नहीं रहा है, विदाउट द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन सेविंग, क्योंकि किसी के पास भी आज सेविंग का इंक्रीज हो रहा है क्या, नहीं, किसी के जॉब चले गए, किसी के पास कम सैलरी मिल रही है, किसी को घर में ही बैठना पड़ रहा है, वर्क फ्रॉम होम करना पड़ रहा है, तो ये सब की वजह से सेविंग्स भी कम हो रहा है। तो मतलब आपका अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ज्यादा है या फिर एक्सपेंडिचर की कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन उसके हिसाब से आउटपुट मतलब प्रोडक्शन नहीं है, तो आपको एक्सेस डिमांड हो जाएगा मार्केट में, और एक्सेस डिमांड की वजह से भाववाढ, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ओके, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, आपका सी नहीं बढ़ेगा, प्राइवेट कंजम्पशन, आई नहीं बढ़ेगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और एस मतलब सेविंग्स भी नहीं बढ़ेंगे। ओके, सो देयर इज नीड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन इकोनॉमी इन ऑर्डर टू कर्ब द डिमांड लेवल्स इन इकोनॉमी। सो इसके लिए क्या करना होगा, मनी सप्लाई जो इकोनॉमी में हो रहा है वो कर्ब करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अब ये कौन करेगा, ये गवर्नमेंट करेगा। ओके, लेकिन कैसे करेगा, क्या वो बोलेंगे कि अभी के लिए बस पैसे नहीं होंगे मार्केट में, ऐसे हो नहीं सकता, ऐसे कुछ नहीं हो, कोई लोग अपने पैसे तो गवर्नमेंट को देने वाला नहीं है, तो ऐसे लिए गवर्नमेंट क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ा देते हैं, मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस से जो पैसा है वो अपने अंदर लेता है, तो लोगों के पास परचेसिंग पावर ही नहीं होगा। अगर आपके पापा को एकदम से पहले वो जीएसटी अगर पे करे, आपके पापा बिजनेसमैन है तो वो शायद हर महीने जीएसटी पे करना पड़ता है, तो 2000-3000 पे कर रहे, लेकिन गवर्नमेंट ने इस महीने रेट इतने बढ़ा दिए कि मतलब नहीं बढ़ा है, अगर बढ़ा देता है गवर्नमेंट तो उनको 10,000 रुपए पे करना पड़ा, तो क्या पापा आपको बाहर खाने की मतलब परवानगी, जिसको आप बोलते हैं परमिशन, देंगे? नहीं देंगे, वो बोलेंगे घर में ही खाओ, हम कुछ घर में बनाते हैं अच्छा वाला। सो क्या होगा, आपका जो डिमांड है वो कर्ब हो जाएगा, एक्सेस वाला जो डिमांड है ना वो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे, आप खत्म कर दोगे। समझ में आ रहा है मनी सप्लाई को कंट्रोल करना क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल करती है। एज द परचेसिंग पावर विल रिड्यूस, जैसे ही आपके पास मनी सप्लाई कट करने के बाद परचेसिंग पावर कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड विल बी गोइंग डाउन, मतलब आपका जो एक्सेस डिमांड था, एग्रीगेट डिमांड था, वो भी नीचे चला जाएगा, क्योंकि पैसे ही नहीं है अब आपके पास। तो जैसे पापा ने आपसे वो 200 रुपए लिए और आपको सिर्फ 10 रुपए दिए, तो क्या भेलपुरी खा पाओगे? आपको जाकर शायद वड़ा पाव, वो भी नहीं आता यार आजकल 10 रुपए में, तो मतलब आपका पूरा एक्सेस डिमांड जो था बाहर के खाने के लिए वो खत्म हो जाएगा, घर में जाकर नींबू शरबत पीना पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, दिस कैन बी डन बोथ बाय यूजिंग मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये मनी सप्लाई कंट्रोल करना होता है
वो दो टाइप के पॉलिसी यूज करके किया जा सकता है। पहली है मॉनिटरी पॉलिसी, जो आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया के लिए ये बनाती है। और उसके बाद फिस्कल पॉलिसी, मतलब गवर्नमेंट जो खुद से फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। मनी सप्लाई कंट्रोलिंग के लिए, टैक्सेशन रिलेटेड डिसीजन, कुछ नए प्रोजेक्ट बनवाने का डिसीजन, तो ये सब डिसीजंस है गवर्नमेंट के साथ, इसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो ये दो पॉलिसी यूज करके मनी सप्लाई कंट्रोल किया जाता है, एग्रीगेट डिमांड कंट्रोल किया जाता है, आपका प्लान्ड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कंट्रोल किया जाता है, और इकोनॉमी को स्टेबलाइज बनाने के लिए और प्राइस एस्केलेशन मतलब इन्फ्लेशन रोकने के लिए काम किया जाता है। ओके, समझ में आ रहा है? इसके बाद आपकी बारी है और कुछ छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स की जो आपको नोट में लिखने के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। आपके लिए हम शिफ्ट हो रहे हैं एग्रीगेट डिमांड से लेकर एग्रीगेट सप्लाई तक। एग्रीगेट डिमांड के फंक्शन हमने देखा था C+I, ADF, that is aggregate demand function is C consumption plus I investment. Okay, अब हम शिफ्ट हो रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की तरफ। Aggregate supply measures the volume of goods and services produced each year. हर साल में कैसे कैसे गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं, इसका वॉल्यूम मतलब एग्रीगेट सप्लाई। ओके, तो एक्चुअल सप्लाई हो रहा है क्या या नहीं? शायद वो वेयर हाउस में रखा जा रहा है, कहाँ पर स्टोरेज में रखा जा रहा है, लेकिन कितना एक्चुअली ईयर में प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर प्रोड्यूसर्स क्या सोचते हैं कि कितना बिकेगा शायद मार्केट में फ्यूचर में, उतना वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो जितना उनका एस्टिमेट है कि फ्यूचर का क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट सप्लाई। AS, that is aggregate supply, represents the ability of an economy to deliver goods and services to meet demand. Aggregate supply क्या represent करता है? इकोनॉमी की ability, इकोनॉमी की capacity to deliver goods and services to consumers. जो भी कंज्यूमर ने डिमांड की है, वो डिमांड फुलफिल करने के लिए इकोनॉमी की क्या कैपेसिटी है। ओके, ये बताता है एग्रीगेट सप्लाई। अब क्या बताते हैं? एग्रीगेट सप्लाई इज द मनी वैल्यू ऑफ टोटल आउटपुट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर परचेसिंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। एग्रीगेट सप्लाई मतलब पैसों की ऐसी वैल्यू जिससे, या फिर पैसों के टोटल आउटपुट की मतलब टोटल प्रोडक्शन जो भी इकोनॉमी में हुआ है चीजों का, उसकी ऐसी पैसों की वैल्यू जो अवेलेबल है इकोनॉमी में कुछ भी खरीदने के लिए एट अ गिवन पीरियड। ओके, सो उसमें दो टाइप होते हैं। एक है शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, ओके, SRAS बोलते हैं उसे। तो शॉर्ट रन मतलब छोटे टाइम के लिए, लॉन्ग रन मतलब मोठ्या वेळासाठी, दैट इज बड़े टाइम के लिए। शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई शोज टोटल प्लान्ड आउटपुट, प्लान किया हुआ टोटल आउटपुट, व्हेन प्राइसेस कैन चेंजेस। क्यों शॉर्ट रन के लिए हम बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, बट द प्राइसेस एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स आउटपुट मतलब वेज रेट्स, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी आर हेल्ड कांस्टेंट। इन अ शॉर्ट टर्म आपके वेजेस नहीं चेंज हो सकते, जो प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर है, उसके साथ आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी प्रोडक्टिविटी ये चेंज नहीं हो सकती। सिर्फ आप प्राइस ऊपर नीचे कर सकते हो प्रोडक्ट की, मतलब एक लेक्सी का पेन 5 में बिक रहा है तो शायद 6 रुपए में बिकना शुरू हो जाएगा, या फिर 4 रुपए में। दैट्स इट, सिर्फ इतनी छोटी छोटी चेंजेस हो सकती है शॉर्ट रन में। लेकिन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इंप्रूवमेंट मतलब कुछ नई टेक्नोलॉजी आना जिससे आपकी रिफिल ही ना खत्म हो जाए, या फिर वेज रेट मतलब एक लेक्सी का पेन बनाने के लिए वर्कर को जितना पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा या कम पैसे देना शुरू करना, ये सब आप शॉर्ट रन में कुछ भी नहीं कर सकते, और इसीलिए इसको शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं। ओके, लेकिन लॉन्ग रन करेक्टली इसके अपोजिट है। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शोज टोटल प्लान्ड आउटपुट when both prices and average wage rates can change। तो क्या होता है यहाँ पर, आप वेज रेट भी लोगों के चेंज कर सकते हो जो ये सप्लाई कर रहे हैं उनके, मतलब प्रोड्यूसर का वेज रेट भी चेंज हो सकता है, और उसके साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, पेन का टाइप बदल सकता है, डिजाइन बदल सकता है, इन्वेस्टमेंट, सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं। ऑल्सो प्राइजेस कैन चेंज।
इट इज मेजर ऑफ कंट्रीज पोटेंशियल आउटपुट। तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई मतलब क्या है, कंट्री का पोटेंशियल आउटपुट क्रिएट करने का मेजर है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है एक कंट्री इन अ गिवन पीरियड, इसका मेजर है लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। दिस कंसेप्ट इज लिंक्ड टू द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, या PPF बोलते हैं इसे। Now it's a picture time. I like when it is a picture time. So picture time में हम क्या देखने वाले, what is a PPF? तो समझ लो कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और ये दो चीजें हैं, ओके। एक है आपका लेक्सी का पेन और एक है एरोप्लेन, ओके, लेक्सी का प्लेन और एरोप्लेन। तो अब समझ लो कि लेक्सी या फिर ऐसे पेन की कंपनी एरोप्लेन को कुछ पार्ट्स प्रोवाइड कर रही है, तो उनको ये तय करना होता है कि पेन के लिए हम कितने पार्ट प्रोवाइड करें और एरोप्लेन बनाने के लिए, विमान बनाने के लिए कितने पार्ट प्रोवाइड करें, ओके। तो वो क्या करते हैं, अपने खर्चे के हिसाब से एक ऐसा लाइन या फिर एक ऐसा नॉट लाइन, एक कर्व बना देते, जो कॉम्बिनेशंस रहते हैं कि अगर मैं ये let's write it, just give me 1 minute, okay. Okay, तो यहाँ पर तो 0 रहने वाला है, तो 0 1 2 3 और 4 और ये 5th। तो मतलब आइदर वे आप 5 प्लेन के पार्ट प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो ये तो यहाँ पर आप 100 प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब 5 आइदर वे 5 एरोप्लेन या फिर 100 लेक्सी के पेन्स, यहाँ पर 200, यहाँ पर सेम सिमिलरली 300 और आगे आगे जाकर 400। समझ में आ रहा है आपको? इसका मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जब भी मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैं एक एरोप्लेन बनाऊंगी, तो मैं एक एरोप्लेन में जितना खर्चा, एक एरोप्लेन का जो पार्ट है वो बनाने के लिए जितना खर्चा आ रहा है, उसके खर्चे में 400 पेन बना सकती हूँ। फिर उसके बाद 2 बनाया तो मैं 300 बना पाऊंगी, 3 बनाया 200, 4 बनाए तो 100, ओके। और अगर 5 एरोप्लेन के पार्ट बनाए तो मैं कुछ भी पेन्स नहीं क्रिएट कर पाऊंगी। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन कंपनी चूज करेगी, क्योंकि सभी कॉम्बिनेशन से उनको सेम प्रॉफिट होने वाला है, तो ये कॉम्बिनेशन चूज करना सिर्फ ये लाइन पे कर सकते हैं वो, आइदर वे 2 पेन्स 300 2 प्लेन पार्ट्स या फिर 300 पेन्स, ओके। तो ये जो LA लाइन दिख रहा है ना हमें, ये पूरा का पूरा, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। कैसा प्रोडक्शन बनेगा उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन का लाइन। आपको ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा सोचो कि जो भी रिपीट करो। हाँ ठीक है, मैंने मेरा अच्छा वाला ड्राइंग गवा दिया, ठीक है। अब देखो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का मतलब होता है, एक कंपनी अगर 2 चीजों का प्रोडक्शन करिए, जैसे कि अमूल आइदर वे पनीर प्रोड्यूस कर रहा है, चीज प्रोड्यूस कर रहा है, तो पनीर आइदर वे अमूल 4 पीसेस पनीर प्रोड्यूस कर सकता है या फिर 2 पीसेस चीज प्रोड्यूस कर सकता है। सिमिलरली ये एक तो 5 पीसेस पनीर प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन 1 पीस का चीज प्रोड्यूस कर सकता है। तो कैसा उसको प्रॉफिट होगा, उसके हिसाब से अमूल कंपनी चूज करेगी कि क्या वो 4 पीसेस पनीर बनाएंगी और 2 पीसेस चीज बनाएगी, या फिर 5 पीसेस पनीर बनाएंगी 1 पीस का चीज बनाएंगी। जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है वही वो चूज करेंगी। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जिससे अलग अलग टाइप का प्रॉफिट होता है कंपनी के पास अवेलेबल होते हैं। और जैसे इकोनॉमी चल रही है, कैसे अगर पनीर की ज्यादा डिमांड है या फिर चीज की ज्यादा डिमांड है, किससे कैसा प्रॉफिट आ रहा है, ये देखकर कंपनी वो जो कर्व बनता है जिसको आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिखा पा रहे हो, 4 पीस 1 चीज, 5 पनीर 1 चीज, 4 पनीर 2 चीज, 3 पनीर 3 चीज, ऐसे ऐसे बहुत सारे आप डॉट वो कनेक्ट करते हो और वो एक हमें कर्व मिलता है।
जो कर्व मिलता है बहुत सारे कॉम्बिनेशंस का दो चीजों के, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। समझ में आ रहा है अभी? मतलब कंपनी क्या प्रोड्यूस करेगी, कितने कितने प्रोडक्ट कैसे हिसाब से प्रोड्यूस करेगी, इसके लिए हम एक बजट लाइन जैसा बनाते हैं, कैसे बना पाएगी, कौन से कॉम्बिनेशन में, तो उसे बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। मुझे पता है कि कंसेप्ट शायद थोड़ा सा समझने के लिए डिफिकल्ट है, लेकिन बिलीव मी, जैसे जैसे अगर वो आगे आता है कंसेप्ट आपको, मैं अच्छे से फिर से एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आपको ये समझना है कि कंपनी कैसे हिसाब से क्या क्या प्रोड्यूस करेगी, इसका जो ग्राफ हम बना सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन में कौन सी चीजें कंपनी को प्रोड्यूस करनी चाहिए सो दैट उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ओके और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को का कर्व जब आप देखते हो, तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई आपको बता देता है या फिर आपको गाइड करता है कि आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट कैसे होना चाहिए। मतलब आपके कॉम्बिनेशंस प्रोडक्शन के चीजों, जो भी चीज आपको चीज मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आपको प्रोड्यूस करनी है, वो कैसे हिसाब से कैसे प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करनी चाहिए, ये तय करने के लिए आपको लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व बहुत ही हेल्प करता है। आर यू गेटिंग इट? अभी के लिए मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बिलीव मी अगर आगे आता है आई विल एक्सप्लेन इट वेरी नीटली। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्रिएट करने के लिए, या फिर इट इज वेरी क्लोजली लिंक्ड विथ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई। मतलब इन सिंपलर वर्ड्स, प्रोडक्शन के जो भी डिसीजंस लेने हैं, वो डिसीजंस लेने की जो प्रोसीजर रहती है, वो बहुत ही लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई के फंक्शन पे डिपेंड करती है। फंक्शन मतलब कर्व पे। ओके आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कितना होगा, इसका जो एस्टिमेशन होगा, उसके हिसाब से आपका प्रोडक्शन चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा है अभी? ओके अगर नहीं आ रहा है तो पूछो। इन द लॉन्ग रन, LRAS लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज अज्यूम टू बी वर्टिकल। मतलब वो कांस्टेंट रहेगा, ऊपर जाने वाला। हमने वो देखा था, अगर याद है, वो ऐसा कंटिन्यूअसली ऊपर जाता है। यार बहुत सारी चीजें निकालनी पड़ रही है। ओके सो लेट मी शो यू। तो ये क्या होगा, यहाँ पर आपकी प्राइस रहेगी, यहाँ पर आपकी क्वांटिटी रहेगी, रिमेम्बर। और ये जो सप्लाई कर होगा लॉन्ग रन में, वो पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब आपकी प्राइसेस कितने भी ऊपर हो, कितने भी नीचे हो, आप जो प्रोवाइड कर सकते हो मार्केट में, जो भी सप्लाई होगा, वो सेम अमाउंट का रहेगा। 10,000 तर 10,000 आंबे मार्केटमध्ये, मग तुम्ही किती पण पैसे द्या, झाडाला जर आंबेच नाहीये तर तू आंबे प्रोवाइड करू शकणार का? नहीं। अगर आम ही नहीं है पेड़ को, तो आप प्रोवाइड ही नहीं कर पाओगे मार्केट में। मतलब इन अ लॉन्ग रन, एक समर में, अगर एक समर की बात की जाए, तो इस समर में सिर्फ 10,000 आंबे ही प्रोवाइड कर पाऊंगी। सो दैट विल बी इन इलास्टिक, वो पूरा का पूरा वैसा ही रहेगा। सिमिलरली वो कुछ चेंज नहीं होगा। आपने अगर मुझे 2 लाख, 5 लाख, 2 करोड़ रुपए भी दिए, तो भी मैं सिर्फ 10,000 आंबे ही प्रोवाइड कर पाऊंगी। और इसलिए उसका कर्व, सप्लाई कर्व लॉन्ग रन LS एग्रीगेट सप्लाई कर्व लॉन्ग रन LRAS, ये कैसा रहता है? वर्टिकल रहता है। ओके इसके बारे में अभी आपको ड्राइंग्स तो अभी के लिए नहीं निकालने हैं, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ वर्टिकल कैसा होगा। दैट इज इट डज नॉट चेंज व्हेन द जनरल प्राइस लेवल चेंजेस। तो जब जनरल प्राइस लेवल चेंज होता है, प्राइजेस चेंज होते हैं, तो वो कर्व चेंज नहीं होता। यस आशना, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी, रियली थैंक्स। जब वो 10 मिनट्स का रिमाइंडर आ जाए, आई विल रियली सेंड दैट टू यू, ओके, दैट अटेंडेंटशिप। तो मुझे लगता है कि अरे यार, ये लास्ट वाली लाइन क्या है देखो। इन द शॉर्ट रन, द SRAS, दैट इज अ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, छोटे टाइम वाला सप्लाई कर्व, इज अज्यूम टू बी अपवर्ड स्लोपिंग। वो ऊपर 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 ही चला जाएगा।
शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि डिमांड सप्लाई कंटिन्यूअसली बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेंगे, सप्लाई भी बढ़ता चला जाएगा। दैट इज इट इज रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी, जैसे डिमांड बढ़ेगी सप्लाई को भी बढ़ना पड़ेगा प्रोविजन के लिए मार्केट में। इट डिमांड रिफ्लेक्टेड इन द चेंजेस ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ओके, इसके बाद मैं आपको यस ये बड़ी वाली स्लाइड है, लेट्स राइट नाउ वेट हियर। ओके, और मैं आपको पूछने वाली हूँ, पहले तो मैं आपको वो अटेंडेंस शीट भेज देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। आपको दोनों कॉलम में प्रेजेंट ही फिल करनी है आज के 2 लेक्चर के लिए। और मिल गई आपको लिंक? और अगर आपको कुछ भी यहाँ पर यस अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टी है, प्लीज 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 लेट मी नो। ओके, मैं क्या कर देती हूँ, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग खत्म कर देती हूँ, कल से हम यहाँ से ही शुरू करेंगे। ओके, कल से इन द सेंस नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से। और आपको पता है जब भी मैं आपको असाइनमेंट दे रही हूँ, जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको फिल अप करके आपको खत्म करके मुझे भेजना है, तो आपकी अटेंडेंस कंफर्म हो जाएगी। ओके, लेट्स स्टॉप इट हियर। सो हैव अ नाइस डे अहेड, क्योंकि